नमस्कार। अनकही विथ राजेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सफलता के राही को जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। सफलता के राही में हम ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जो समाज में कुछ अलग काम कर रहे हैं, जिनका काम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर सकता है। आज इसी कड़ी में हम सबके बीच में बात करने के लिए एक विशेष शख्सियत रोटेरियन बाला साहब एरंडे सर हैं, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ कल्याण डायमंड है, पोएट, मोटिवेशनल स्पीकर, थिंकर, गोल मेंटोर, ऐसे मल्टी टास्किंग प्रतिभा के धनी हमारे साथ आज कॉन्फिडेंस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं बाला साहब एरंडे सर का। थैंक यू सर। मैं राजेश जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सफलता के राही ये प्रोग्राम में उन्होंने मुझे इनवाइट किया और ये जो श्रृंखला उन्होंने चालू की है वो समाज के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है, इसका अंदाज मुझे आया है और मैं चाहता हूँ कि ये श्रृंखला में मैं उनका कुछ हेल्प करूँ और मैं तहे दिल से वंस अगेन उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया और निश्चित मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो बातें अपने दोनों के बीच हो जाएगी वो समाज को हमेशा हित पहुंचाएगी। धन्यवाद सर। हमारे इस पॉडकास्ट का जो मकसद होता है, हमारे इस सीरीज का नाम है सफलता के राही, और हम चाहते हैं कि हमारे देश का, हमारे समाज का हर एक व्यक्ति सफलता के राह पर चलना चाहिए, और उसी सीरीज में मैंने आज आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका जर्नी कैसा रहा है, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, जरा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जर्नी स्टार्टिंग में मैं कल्याण में आया तो कल्याण में मैंने वेजिटेबल मर्चेंट का व्यवसाय स्टार्ट किया और वेजिटेबल मर्चेंट जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी ये क्या भाजीपाला है क्या, लेकिन भाजीपाला का जो व्यापार है वो इतना स्किलफुल है, उसका जो सेल्समैन होता है बहुत ही ब्रेव और जिसको हम लोग बोलते हैं ना बहुत ग्रेट सेल्समैन होता है। बिकॉज भाजीपाला ये ऐसी चीज है जो पेरिशेबल आइटम में आती है और अगर उसको हमने अगर कुछ समय में नहीं बेचा तो वो आपको सेल कर सकती है। सही बात है। तो इसके लिए बहुत ही क्रुशियल होता है मिनट मिनट में ना उसका डिसीजन लेना। अगर ग्राहक सामने है वो आपका ही ग्राहक है ऐसा कुछ नहीं रहता है। सही बात। वो कभी भी अगले दरवाजे पे जा सकता है। तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेना है, उसको माल देना है कि नहीं देना है। सही बात है। तो ये इधर से मेरे जर्नी स्टार्ट हो गई और धीरे 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 मैं पथपेटी का कलेक्शन, फिर मैं लाइफ इंश्योरेंस का एक एजेंट के पास में काम किया। देन 2000 साल में मैंने खुद की एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ले ली और उधर से मेरा लाइफ इंश्योरेंस का फाइनेंशियल एक्सपर्ट का जर्नी स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे मैं लाइफ मेंबर ऑफ $1 मिलियन राउंड टेबल जी। और मैं $1 मिलियन राउंड टेबल एक प्रीमियर एसोसिएशन है जो वर्ल्ड वाइड है जी, ग्लोबली है, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है दुनिया में। ये सब एक्सपर्ट लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो निर्माण है वो अमेरिका में हुआ है। राउंड टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं कि 120 देशों के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है हर साल वो उधर आते हैं। अच्छा। उनकी एक मीटिंग होती है और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि 2017 में जी एज अ स्पीकर करके मुझे $1 मिलियन राउंड टेबल ने इनवाइट किया था और मैंने उधर विजिट किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैंने उधर बात किया और ऐसा मेरा इंश्योरेंस का जर्नी है। तो ये जर्नी से मेरा एक ये बना कि आदमी फाइनेंशियल सुखी हो जाता है। जी। फाइनेंस किसी को कम रहा ज्यादा रहा तो ना उसका चल जाता है, लेकिन मुझे ये ध्यान में आया कि खाली फाइनेंस से काम नहीं चलेगा, आदमी का जीवन के ऊपर ध्यान देने का जो प्रक्रिया है वो कहां से तो भी डिफोकस हो रहा है। जी। तो आदमी को वित्त के साथ में अर्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। वित्त ये बहुत अच्छी चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जी बिल्कुल। लेकिन अर्थ आपका जीवन है। वाह। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो आप पैसे क्या करोगे क्या। सही बात है।
तो बिल्कुल। इसके लिए आपको जीवन पे ध्यान देना चाहिए और फिर पैसे को मैनेज करना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत तो बढ़िया। ये काम मैं आजकल कर रहा हूँ। तो ये मेरा जीवन का उद्देश्य है कि मानवीय जीवन जो है वो समृद्ध होना चाहिए, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आना चाहिए और हर तरीके से आना चाहिए। इसी के लिए मैं नई-नई खोज करता रहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अलग-अलग लोगों से ट्रेनिंग लेता रहता हूँ। जैसे कि मैंने एनएलपी किया है, अच्छा। मैंने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट करके जो कोर्स किया है, फिर एलयूटीसीएफ करके कोर्स किया है, एमबीए फाइनेंस किया है, बीबीए किया है। क्या बात है। मतलब अभी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नया क्या मिल रहा है और उसी से आप क्या करना चाहते हो। बिल्कुल। आपके साथ में क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या होने के बाद में आप क्या कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया देने के लिए मैं बस मेरा सीखने का जो लर्निंग प्रोसेस है, ये लाइफ टाइम चालू रखना चाहता हूँ। वाह क्या बात। और जब मैं सीखता हूँ तो मैं करते मुझे ना दिमाग में ये आया कि बहुत लोगों को मैं मिलता रहता हूँ बिल्कुल और बहुत लोगों के पास में बहुत अच्छा स्किल रहता है, बिल्कुल। लेकिन है ना वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस ये ऐसी जरूरत है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास में बहुत सारा सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है, जो भी हो, कोई भी कंपनी का सेटअप हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी ना मिले बिल्कुल। तो वो सेटअप का कुछ फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं। बिल्कुल। हम लोग 2024 में है, 21st सेंचुरी में है और अगर हम लोग बोले कि आपको इंटरनेट यूज नहीं करना है, तो जैसा इंटरनेट है, जैसा इलेक्ट्रिसिटी है, ये जान है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो एबिलिटी है, आपके अंदर कोई भी स्किल रहेगा, कोई भी एबिलिटी रहेगी, बिल्कुल। तो उसको यूज करने के लिए पहला आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये एबिलिटी होना चाहिए। सही बात। तो कॉन्फिडेंस होने के बाद में आदमी है ना उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। तो ये बात, इसके लिए मैं ये कॉन्फिडेंस पे बहुत साल काम किया और फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको फॉर्मेट में लोगों को दिया जाए। तो ये नया एक प्रोग्राम मैंने बनाया है जिसमें महिला, बिल्कुल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, घर से निकलती है, वो काम पे जाती है, बिजनेस करती है या जो भी है, छोटा पोड़ी भाजी केंद्र भी चलाती है, अनेक तरह के प्रॉब्लम उसको फेस करने पड़ते हैं। कभी घर से करने पड़ते हैं, कभी कस्टमर से कभी करने पड़ते हैं, कभी समाज से करने समझ पड़ते से। हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ना समाज में ये हो गया, समाज में वो हो गया, अत्याचार होते बिल्कुल। हैं, तो महिला हिल जाती है। हिल जाती है। तो कहीं ना कहीं उसको कोई तो भी एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइडर चाहिए। और मेरी ये बात माननी है मेरी कि मैं मानता हूं इस बात को कि अगर एक एक्सटर्नल कुछ अगर आपको दिया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, तो आप आपका जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। या तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग स्कूलों में जाते हैं, उनका टाइम, उनका खाने का टाइम, उनका क्लास का टाइम, फिर उनका खेलने का टाइम और आजकल तो मोबाइल का टाइम, बहुत सारा चीज है। और फिर है ना कहीं हम लोग देखते हैं ग्रेजुएट होने के बाद में बच्चा सोचता है कि क्या करने का। क्या करने का। अरे बाबा क्या करने का, लेकिन कॉन्फिडेंस ये बेसिक चीज है, उसको कुछ भी करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। सर अभी मैं जिस टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद में भी, पीजी करने के बाद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी क्या कमी रह जा रही है, या फिर ऐसा कौन सा काम करना चाहिए युवाओं को जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस का संचार हो सके। देखो, अपने इधर बहुत सारे ऐसे लीडर होके गए, जी। जिसको हम लोग बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज। ये कौन से स्कूल में सीखे? वाह। ये कौन से स्कूल में सीखे? किसी को स्कूल का नाम नहीं पता, सही बात। बराबर ना। लेकिन उनको सिखाने के लिए कुछ गुरु उनके घर पे आते थे। बिल्कुल और कॉन्फिडेंस है ना, आपको जब तक आप मार्केट में जाएंगे नहीं, एक्सपीरियंस करेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं आएगी। लेकिन हर बार अगर हम लोग मार्केट से ही सीखते बैठे तो अपना लाइफ खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, सीखने बराबर? में ही लाइफ हाँ, खत्म। सीखने में खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट बना के अगर एक प्रोग्राम बना के अगर लोगों को दिया जाए,
कैसा एक वैचारिक चौकट जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसको एक अलग से नाम जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक दायरे के बाहर जाके कैसा सोचने का, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कैसा सोचने का, ये बच्चे लोगों को करने के लिए एक्सपेरिमेंट करके कभी सिखाए, उनको 4 सवाल करके उनको कभी सिखाए, 4 एग्जाम्पल देके कभी सिखाए, और ये सब चीज करने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि उनको ट्रेनिंग देने के बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लीडरशिप कैसा करना चाहिए, लीडर में बाकी फ्रंट स्टेज कैसा देखना चाहिए, बैक स्टेज कैसा देखना चाहिए, क्योंकि फ्रंट स्टेज पे एक्टिंग करना बहुत ही सरल होता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो फ्रंट स्टेज पे एक्टिंग करने के लिए बहुत सारे लोग बैक स्टेज पे काम कर रहे होते हैं। तो आपका बैक स्टेज कैसा है? बहुत बैच से बिजनेसमैन आपको मिलेंगे कि वो खुद अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन अच्छा परफॉर्मर होने के साथ में भी आपको आपके टीम को मैनेज करना आना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देने को आना चाहिए, उनका एप्रिसिएशन करने को आना चाहिए। तो हर वो चीज ये प्रोग्राम में हम लोगों ने प्लांट की है जो लोगों को डेवलप होने के लिए चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ये प्रोग्राम अगर बच्चे ले लेते हैं तो एक फेयरलेस यूथ इस देश को मिलेगा। और मेरा एक सपना है कि कुछ ना कुछ आदमी ने देश के लिए करना चाहिए, राष्ट्र प्रथम, ये भावना हर आदमी के अंदर हम लोगों ने डालना चाहिए। सर बहुत अच्छी बात कही आपने कि जितने भी युवा पीढ़ी है, अगर ये सभी लोग राष्ट्र के लिए एक एक कदम भी करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा जो है उसको ये यंगिस्तान है। यस, तो हमारा जो सपना है कि हम लोग 2047 तक हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इस विकसित राष्ट्र में युवा लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। सर आप एक कोच भी हैं, कोच, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में या फिर किसी के व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक कोच की क्या भूमिका होती है, इस पे आप जरा प्रकाश डालें। देखो कैसा होता है कि कोच का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते हैं कि लता मंगेशकर अगर एक जीनियस के रूप में उभर आई है तो हृदयनाथ मंगेशकर उनके पीछे खड़े थे। अच्छा, अगर सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा मास्टर ब्लास्टर करके उभर के आया तो रमाकांत आचरेकर उनके पीछे खड़े थे। अगर अर्जुन ये दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बना तो कृष्ण उनके पीछे खड़े थे। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि कोच का रोल बहुत ही अहम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये जान लेते हैं कि माइकल शूमाकर जो फार्मूला कार का विजेता रहा, सालों से रहा। अच्छा, इसको जब फेरारी ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ में, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में फेरारी ने बोल दिया, एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया कि ये आपके कोच है और इनसे आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। माइकल शूमाकर बोला कि अगर मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं इतनी बार रेस जीत चुका हूं, तो मेरे को कोच की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? वाह। तो ये सवाल उन्होंने किया। कंपनी बोली देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने साइन किया है, आपके अकाउंट में पैसे भी गए हैं, तो आपको जो हम बोलते हैं वो करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। अभी उन्होंने सब किया था तो ठीक है बोल दिया, और जैसे ही उनका और कोच का मुलाकात हो गया तो उन्होंने कोच को एक सवाल पूछा, आपने कभी 300 के स्पीड से गाड़ी चलाई है? तो कोच का उत्तर था, मैंने कभी 300 के स्पीड में गाड़ी नहीं चलाई है। बिल्कुल। लेकिन कोच बोलता है क्या मैं एक सवाल कर सकता हूं आपको? तो बोले हाँ आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले कभी 300 के स्पीड में गाड़ी आपने टर्न की है क्या? तो बोलता मैंने नहीं की कभी। तो माइकल शूमाकर को कोच बोलता है कि वो टर्न कैसा करने का ये मैं तुझे सिखाने वाला हूं। मुझे 300 के स्पीड में गाड़ी कैसे चलानी ये जानने की जरूरत नहीं है, 300 के स्पीड में गाड़ी टर्न कैसी होगी ये मेरा काम है। तो कोच की अहमियत है हर जगह, हर जगह। कभी कभी आदमी को सक्सेसफुल होने के बाद में जो अहंकार आ जाता है, स्किल रहती है लेकिन वो अहंकार की वजह से वो स्किल है ना, वो वही तरीके से यूज नहीं कर पाता है। और ईगो आ गया, अहंकार आ गया। हाँ, तो बोलते हैं ना सक्सेस को अंदर डालने के लिए, उसको पचाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ये सब के लिए आपको एक कोच की जरूरत है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। देखो सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली एक ही कोच के साथ में सीखे।
सचिन तेंदुलकर ही क्यों बड़ा हुआ और विनोद कांबली क्यों नहीं हुआ? रीजन बिहाइंड द रीजन, हर रीजन के पीछे एक रीजन रहता है। अच्छा, हर रीजन के पीछे एक रीजन रहता है। हाँ, अच्छा, हर रीजन के पीछे एक रीजन, तो रीजन बिहाइंड द रीजन। इसके लिए कोच की जरूरत है। कोच चाहिए आपको। आप सही कर रहे हैं तो भी कोच चाहिए, आप गलत कर रहे हैं तो भी कोच चाहिए। आप सही कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो बताने वाला कोई चाहिए कि आप सही कर रहे हैं। और ये करने से आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है, और इसके लिए कोच की जरूरत है। वाह। सर, अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका 15वीं कंप्लीट होता है, 12वीं कंप्लीट होता है, पर ये जो कॉन्फिडेंस का स्किल है उनके अंदर निर्माण क्यों नहीं हो पाता है? इसका कारण आपको क्या लगता है? इसका कारण अपना एजुकेशन सिस्टम है। एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में क्या है ना कि अपने इधर एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि गधे को भी पेड़ पे चढ़ाने का है, माकड़ को भी पेड़ पे चढ़ाने का है, शेर को भी पेड़ पे चढ़ाने का है, और हम इधर तक आ गए कि अभी मछली को भी पेड़ पे चढ़ाने का है। सही बात है। तो क्या है ना, कोई भी बच्चा आएगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सेम है। इसमें हम लोग ये नहीं देखते कि वो आदमी का डिस्टिंक्ट फोर्टे क्या है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है। कोई आदमी का दिमाग नहीं चलता है तो उसको रेसलर बनाओ, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम? रेसलर भी गोल्ड मेडल ला रहा है ना, बराबर है, देश के लिए काम कर रहा है। बराबर है। अगर वो रेसलर के हाथ में भी बंदूक थमाई तो बॉर्डर पे वो काम कर सकता है। तो मेरा मानना यह है कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं ये बदलाव लाना चाहिए, और ये बचपन से ही होना चाहिए। और मैंने जो ये आत्मविश्वास का गरुड़ पंख ये जो प्रोग्राम बनाया है, ईगल विंग्स ऑफ द कॉन्फिडेंस, ये प्रोग्राम स्पेशली 9th क्लास से लेके ग्रेजुएट तक जो बच्चे हैं उनके लिए है, जिनको घर छोड़ के बाहर जाना है। अभी 10वीं से निकलेंगे तो फिर बाहर जाएंगे, दुनिया देखेंगे, फिर इनके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अपन देख रहे हैं कि 10वीं के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 11वीं के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मेडिकल कॉलेज में जाके आत्महत्या कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके आत्महत्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और यही है फियर ऑफ फेलियर। यस। तो ये मेरा सपना है कि मैं ऐसा फेयरलेस यूथ बनाऊं जो कॉन्फिडेंट रहे, हर जगह सवाल पूछने की ताकत रखे। वाह सर, कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर निर्माण हो सके, इसके लिए आप उनकी कैसी मदद करेंगे? देखो, इसमें जो बोला ना कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है, इसके कुछ हिस्से रहेंगे कि इसमें रोल मॉडल कैसा देखना है, फिर रोल मॉडल को फॉलो कैसा करना है, अच्छा, अच्छी आदतें कैसी लगानी है, अच्छी आदत लगाने के लिए 21 फोकस डे कैसा करने का है, पॉजिटिव फोकस कैसा होना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है, करना है लेकिन पर्पज ही मालूम नहीं। मुझे मुंबई जाना है लेकिन है ना, ये मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे मुंबई जाना है। बराबर है। तो फिर मैं स्टेशन पे जाके टिकट कौन सा निकालूंगा, कौन सी गाड़ी में बैठूंगा, पैसा कितना लगेगा, सही बात, ये मुझे मालूम ही नहीं रहेगा। हमको यही पता नहीं है कि हमें क्या नहीं जाना, हाँ, जाना कहाँ है ये पता नहीं है। हम भटकते रहेंगे। हाँ, यस, हम भटकते रहेंगे, करजत का सारा, कल्याण सीएसटी का ट्रेन पकड़ के घूमते रहेंगे, कभी तो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। 100%। सर, आपने एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शिवनीति भी बनाई है, इसका मकसद क्या है, इसका कार्य क्या है? इसका मकसद यही है मेरा कि जो मैंने बताया कि जो महिलाएं हैं, मैं उनको हेल्प करना चाहता हूं कि जो बिजनेस कर रही है, जो घर का काम करने के बावजूद कुछ तो बाहर जाके कर रही है। एज अ रोटेरियन, एज अ रोटरी क्लब का एक संस्थापक अध्यक्ष करके मैंने हमारे क्लब में ऐसे प्रोजेक्ट चालू किए कि महिला गुण गौरव प्रोजेक्ट। अच्छा, जिसमें महिलाओं को उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस का गति बढ़ना चाहिए, उनको अच्छा कॉन्फिडेंस कोई तो भी देना चाहिए। और ये हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शिवनीति, जो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार है, उन्होंने जो जो किया, जिसको बोलते हैं ना कि विजन ऐसा हो कि लोगों को जुड़ने के लिए ना कुछ दिक्कत ना आए। जैसा कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य करके विजन बनाया, बिल्कुल, तो लोगों को जुड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं रखी। लोग जुड़ते हैं इसी के लिए कि ये मेरा राज्य है। स्वराज का मतलब होता है मेरा राज्य, मैं राजा है उस राज्य का। और ये भावना जो है ना, हर आदमी में उसने डाल दी।
तो मेरा ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शिवनीति, ये उसी का एक देन है कि ये सोच के छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार आज भी एक आत्मविश्वास भरे हैं। उनके आदमी का प्रति प्यार और जो बलिदान उनके लोगों ने दिया है ये राष्ट्र के प्रति, स्वराज बनाने के प्रति, तो ये सब प्रेरणा देता है हमें। और इसी वजह से मैंने वो महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए जो पहला प्रिंसिपल था उनको कि बच्चे और महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना, बिल्कुल, और पूरे स्वराज के निर्माण में कभी भी बच्चे और महिलाओं से कभी खिलवाड़ नहीं किया गया। कभी कोई सैनिक ने, सोल्जर ने, उनके मराठों ने, मावड़ों ने कभी महिला और बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो ये शिवनीति है। तो शिवनीति अगर अच्छे काम के लिए बनी है तो हम अच्छे काम के लिए उसको यूज करेंगे और उनके विचार से प्रेरणा लेके एक सशक्त समाज की निर्माण करेंगे। सर, आपने अपने इस पूरे व्याख्यान में 2-3 बार नाम लिया महिला और युवा। तो आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो महिलाएं हमारे यहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनके खिलाफ जो अपराध है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो शिवाजी महाराज क्या करते, या फिर उसका समाधान शिव नीति के हिसाब से क्या हो सकता है? देखो, अभी अपने इधर आज के तारीख में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, संविधान के हिसाब से हम चलते हैं, लेकिन कुछ बदलाव जरूरी है। शिव नीति का ये जो मैंने रिसर्च किया है, तो कुछ बदलाव होना जरूरी है, और बदलाव के लिए ना संघर्ष होता है हमेशा। तो हमें अभी देखना चाहिए कि टाइम ऑफ द संघर्ष है, और जो अपने प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल नरेंद्र दास मोदी, ये उसी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ दिनों के अंदर है ना ये संघर्ष हमारा खत्म हो जाएगा, और महिला और बच्चों के लिए ना बहुत ही अच्छा एक दिन आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बस उसी की शुरुआत है, ऐसा समझ लो। बस इतना हम लोग इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो रामायण है, जो महाभारत है, इसीलिए हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही हुए हैं, कि अगर महिलाओं के अस्तित्व पे कोई उंगली उठाता है तो भगवान स्वयं युद्ध करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। सर, आपका एक और प्रोग्राम है जो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए है, तो वो क्या प्रोग्राम है, वो बिजनेसमैन को और प्रोफेशनल को कैसे मदद करेगा, उसके बारे में? जैसा कि मैंने पहले ही बोला आपको कि मैं लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में हूँ। लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करते करते अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग मैंने लिए, और ट्रेनिंग से मुझे पता चला कि यार फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है, लेकिन खाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो जीवन को सही तरीके से जी नहीं रहे, बिकॉज लैक ऑफ द नॉलेज। 60 साल का 62 साल का आदमी जो कोट्याधीश है, 40,000 करोड़ का मालिक है, वो 62 ईयर के उम्र में मरे जा रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ, बिकॉज ऑफ बीमारी। तो मेरा ये कहना है कि पैसा कमाना चाहिए क्या? हाँ, पैसा कमाना चाहिए, अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहिए, लेकिन पैसा अपने जीवन में काम आना चाहिए, अपने जीवन के लिए काम आना चाहिए। जैसा कि मैंने पहला बोला कि वित्त शास्त्र और अर्थशास्त्र ये दो अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमी और फाइनेंस ये दो अलग सब्जेक्ट है। फाइनेंस जरूरी है इकोनॉमी के लिए, वाह, इकोनॉमी फाइनेंस के लिए नहीं है। ये बात को लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और मैं बिजनेसमैन, क्लास 1 ऑफिसर, प्रोफेशनल, जिसमें डॉक्टर हो, वकील हो, आर्किटेक्ट हो, अलग अलग टाइप के बिजनेसमैन हो, इनके लिए प्रोग्राम मैंने बनाया है कि दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी जो एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है, जिसने एक देश को खड़ा किया है और बड़ा हो गया है, उसने एक साम्राज्य निर्माण कर दिया है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, तो इनकी एक नीति रही है। तो सीक्रेट साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ एक नीति है, एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है। वो मैंने इसके लिए बनाया कि लोग अपने अर्थ और वित्त दोनों के ऊपर कैसे ध्यान दें, और जीवन अतिशय सुंदर कैसा कर सकते हैं, जीवन प्रॉस्परस कैसा कर सकते हैं, समृद्ध कैसा कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वो बनाया है। अभी उसके लिए मैं पर्सनल कोचिंग करता हूँ मेरे क्लाइंट लोगों को,
पर्सनल कोचिंग करता हूँ, कंपनी के लिए कोचिंग करता हूँ, मेंटरिंग करता हूँ। कभी कभी कोचिंग जरूरत होती है, कभी कभी मेंटरिंग जरूरत होती है। जैसे सर ये कोचिंग और मेंटोरिंग में क्या डिफरेंस है? मेंटरिंग और कोचिंग में डिफरेंस ये है कि मेंटर जो होता है कि आपको जब कॉन्फिडेंस हिल जाता है आपका, तब आपको मोटिवेट करता है। हर तरीके से वो हमेशा आपको ना मोटिवेट रखता है। एक एक्सटर्नल चीज आपको प्रोवाइड करता है और आपकी इनर फीलिंग को बदलता है, जिससे आप है ना कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर रोल आता है कोचिंग का, कोच का। फिर वो करेक्ट आप कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहाँ फोकस होता है, कहाँ डी फोकस होता है, कहाँ स्ट्रैटेजी बदलना चाहिए। हम लोग ऐसे बदलने की आपको दिशा बदलने की जरूरत है। दिशा बदलने से ना आपके नजारे बदल सकते हैं। वाह सर, अभी हम लोग अपने इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में हैं। तो सर रोटरी क्लब की जर्नी कैसी रही और आपके मन में कब आया कि आपको क्लब चालू करना है? और आज आपका क्लब काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मैं उसके साथ जुड़ा भी हूँ एक तरीके से, और उनके सारे एक्टिविटीज में मोस्टली मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो सर जरा आपने रोटरी क्लब की जर्नी के बारे में दर्शकों को साझा करें। रोटरी एक भावना है एक्चुअली, जो खुद से उठ के आदमी जब काम करता है, जिसको हम लोग रोटरी में सर्विस अबाउ सेल्फ बोलते हैं। सर्विस अबाउ सेल्फ। हाँ, जब मैं रोटरी में आया तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरा जो इंट्रोड्यूसर मिस्टर जय कारिया एंड नितेश कारिया मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे। 2005 17 फरवरी 2005 को मैं रोटरी में ज्वाइन हुआ और मुझे रोटरी ज्वाइन होने के बाद में मालूम पड़े कि रोटरी क्या है। तो उसके पहले मुझे कुछ मालूम नहीं था। और फिर 10 साल तक मैं कल्याण में अलग अलग पदों पे मैंने काम किया, रोटरी के बारे में बहुत सारा जाना। और 2014-15 में मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई। अच्छा। एडवोकेट संपदा कुलकर्णी करके तब हमारी प्रेसिडेंट थी, और उसने मुझे पूछा कि आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं क्या नए क्लब के। और ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में मेरे जो गुरु है, जिसको मैं बोलता हूँ कि मेरे कृष्ण हैं, मिस्टर धनंजय भोजने, जो LIC ऑफ इंडिया के सीनियर बिजनेस एसोसिएटेड है। अच्छा। और उनको मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए ऐसे समय पे। उन्होंने एक बात मुझे की कि लीडरशिप का अगर अवसर आपको मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। तो मैंने वो लीडरशिप ले ली और 14-15 में बहुत क्राइसिस के दरमियान मैंने रोटरी क्लब का चार्टर प्रेसिडेंट, संस्थापक प्रेसिडेंट का बाहर ले लिया। और बहुत खुशी होती है कि आज उसको 10 साल पूरे हो गए। 10 साल पूरे हो गए इस साल। तो ऐसा बोलते हैं, शैले शैले न माणिक्य। अच्छा। इस संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक है, शैले शैले न माणिक्य मोतिक्य न गजे गजे। अच्छा। साधु होना सर्वत्र, साधु होना सर्वत्र। भूल गया मैं एक कड़ी उसकी, सर्च कर रहा है तो पर ठीक है, हाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हर गज मतलब हाथी के हर गज के मस्तक में आपको मोती नहीं मिलेगा, और हर पर्वत पे आपको माणिक नहीं मिलेगा। वैसा ही आपको साधु सर्वत्र नहीं मिलेगा। और लास्ट का जो बोल है कि चंदन न वने वने, हर वन में आपको चंदन नहीं मिलेगा। तो एक एक आदमी मैंने ऐसा ढूंढा और 50 लोगों का मैंने चार्टर बनाया। और आज के तारीख में मेरे ऐसे दोस्त है, उसमें से बहुत सारे हीरे मुझे मिले। और 10 साल 10 प्रेसिडेंट हो गए, और रोटरी क्लब ऑफ कल्याण डायमंड एक अलग ऊंचाई पे पहुंच गया है। और मुझे कुछ देखना नहीं पड़ता है अभी। हाँ। आज ऑटो पायलट मोड पे क्लब चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हर प्रेसिडेंट काम करता है। आदमी कोई बुरा और अच्छा नहीं होता है, परिस्थितियां बुरी और अच्छी हो सकती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी आदमी अच्छा बुरा नहीं होता है, सबके साथ में अच्छे से रहो। बुरे आदमी से भी अच्छा ही आपको मिल सकती है। वाह। जैसे वाल्मीकि ने ही रामायण का निर्माण किया, वाल्मीकि ने ही रामायण लिखा। एक गुनेगार जो सबके हाथ काटता था, मुंडी काटता था,
और वो एक रुचि बन गया। वैसा हर बुरे आदमी में सब बुराई नहीं रहती है। तो प्रेसिडेंट को मत एक मेरा कहना रहता है हमेशा कि जो आपको 365 दिनों में करने को आए, उसमें से सबसे पहली बात यह है कि हर आदमी से प्यार करो, हर आदमी को समझो। कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता है। तो ये जो चीज है वो मैंने समझी पहली, और फिर मैंने मैसेज पास ऑन किया, और आज के तारीख में हर प्रेसिडेंट अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। सर, हमारे इस YouTube चैनल पे जितने भी हमारे दर्शक हैं, ये सभी युवा पीढ़ी के लोग हैं। तो आप सभी युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अपने लाइफ को सुंदर, समृद्ध, प्रॉस्परस कैसे बनाना है? उनके लिए क्या टिप्स रहेगा आपका? मेरा टिप्स उनके लिए ये रहेगा कि सबसे पहले आप लाइफ जीने के लिए आदमी लोगों की जरूरत पड़ती है, तो अच्छे आदमी को पहचानना सीखो। उससे पहले मैंने ये बात कही कि है ना, खुद अच्छा बनो। जब तक आप खुद अच्छा आदमी नहीं बनोगे तब तक लोग आपको कनेक्ट नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छे आदमी को लोग अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। जो परिस रहता है वो अगर जंग के सोने को भी लगाया, जंग वाले लोहे को भी लगाया, तो भी उसका सोना बन जाता है। तो खुद आप परिस बन जाओ। मतलब कोई भी आदमी अगर आपके कनेक्ट में आ जाता है, उसको अगर आपका टच हो जाए, स्पर्श हो जाए, तो उसका सोना हो जाए। क्या बात। अगर ये बात अगर युवा पीढ़ी ने अगर ले ली तो वो अच्छे आदमी बन पाएंगे, और जब अच्छा आदमी बन पाता है तब लोग उसको जुड़ते जाते हैं, और समाज का वो एक जबरदस्त ऐसा नेतृत्व आगे जाके बन सकता है। तो ये युवा के लिए मेरा मैसेज है। सर, आपको एक अपील करनी है सभी दर्शकों से कि सभी लोग अनकही विथ राजेश को सब्सक्राइब करें। आप अपनी भाषा में सभी दर्शकों से अपील कर दीजिए। मैं सब लोगों को ये आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि अनकही विथ राजेश, सफलता के राही, ये जो प्रोग्राम राजेश जी चला रहे हैं, सब लोग उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लोग आपसे बात करेंगे और ऐसी ऐसी विद्वान लोगों की अलग अलग चीज आपको सुनने को मिलेगी। हो सकता है कि एक थॉट्स आपका लाइफ बदल दे, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अल्विन टॉपलर जो दुनिया का तत्ववेत्ता है, सबसे बड़ा लेखक है, राइटर है, वो लिखता है कि जब मैनकाइंड हिस्ट्री लिखी जाएगी तो सबसे ऊपर रहेगा थॉट्स। और ये थॉट्स जो है ये आपको अलग अलग लोगों से, अलग अलग एक्सपीरियंस से आपको मिलेंगे। और मैं दर्शकों से पुनः एकदा आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपकी थॉट प्रोसेस आगे जाने वाली है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश जी आपको और आपके दर्शकों को कि आपने मुझे इधर बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए थे बाला साहब इरंडे सर, जिन्होंने कॉन्फिडेंस जैसे, लीडरशिप जैसे, शिव नीति क्या है, इन सारे विषयों पे आप सभी दर्शकों के साथ अपने विचार को साझा किया है। आप मुझे दीजिए इजाजत, फिर अगले हफ्ते किसी नए शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।